Tang tang, tang tang tang. टन 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 सुनो घंटी बजता रे। टन 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 सुनो घंटी बजे स्कूल की, चलो स्कूल तुमको। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम आपकी अपेक्षाओं के अनुसार वीडियो आप तक पहुंचाते रहते हैं। हमारी चैनल योगीराज योगी ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम छठी कक्षा का इंग्लिश मीडियम के एक पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, तो चलो शुरू करते हैं। Question 1. Underline the nouns in the following sentences and also state their types. There are 4 marks for फर्स्ट सेंटेंस इज आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट मंथ। यहाँ पे नाउन है लंदन, और जब भी नाम दिया गया होता है, चाहे वो कोई देश का हो, कोई व्यक्ति का हो या कोई खंड का नाम दे दिया हो, तो वहाँ बनता है प्रॉपर नाउन। सेकेंड सेंटेंस इज अ टीम ऑफ टेक्नीशियंस आर हियर। टीम ये कलेक्टिव नाउन है। तीसरा सेंटेंस द टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। यहाँ पे हमें इंडिया यानी कि देश का नाम दे दिया है, इसलिए यहाँ ये बनता है प्रॉपर नाउन। फोर्थ सेंटेंस इज द बॉय वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज ब्रेवरी। यहाँ पे 2 नाउन है एक ही सेंटेंस में, पहला है बॉय और दूसरा है ब्रेवरी। बॉय यानी कि एक लड़का, जो कि कॉमन नाउन है। यहाँ पे हमें किसी भी लड़के का नाम नहीं दिया गया है, तो ये बनता है कॉमन नाउन। और दूसरा नाउन है ब्रेवरी। ब्रेवरी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, तो जब भी किसी की कोई गुण का नाम दिया गया होता है, या तो कोई ऐसी चीज है जिसे हम देख नहीं पाते और नाप तोल नहीं कर पाते, तो उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Then the second question is underline the pronoun in the given sentences and state their types. यहाँ पे हमें pronoun को underline भी करना है और उसका types भी लिखना है। She saw a flower which was very beautiful. यहाँ पे she ये पर्सनल प्रोनाउन है। I, he, she ये सब पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। थर्ड वन इज they cleaned the room themselves. यहाँ पे themselves ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। I myself was my clothes. यहाँ पे भी फोर्थ सेंटेंस में 2 प्रोनाउंस है, एक I और एक है myself। तो यहाँ पे I बनता है पर्सनल प्रोनाउन और myself बनता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेट्स सी द क्वेश्चन third question is identify the different type of sentences and as interrogative, imperative, exclamatory, optative और assertive। यहाँ पे हमें सेंटेंस को पढ़ना है और सेंटेंस का प्रकार लिखना है कि वो exclamatory है, interrogative है, imperative है या optative है। तो चलो इसके बारे में हम जल्दी से कुछ सीख लेते हैं नया। जब भी कोई आज्ञा का वाक्य होता है, यानी कि वाक्य में किसी को कोई आज्ञा दी गई होती है, तो उसे बोलते हैं imperative सेंटेंसेस। जब कोई क्वेश्चन हो तो उसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और अगर वाक्य में सिर्फ माहिती ही मिलती है, यानी कि हम उसे सादा वाक्य भी कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंस, तो उसे बोलते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस इज हाउ फास्ट इज सी रनिंग। यहाँ पे ये हाउ देख के ये नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन है, पर यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसलिए ये बनता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लेट्स सी द सेकंड सेंटेंस चिल्ड्रन प्लीज कम इनसाइड द क्लास। यहाँ पे एक आज्ञा दी गई है बच्चों को कि प्लीज आप अंदर आ जाइए, तो ये बनता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। द स्टार आर ट्विंकलिंग इन द स्काई। यहाँ पे सिर्फ हमें कुछ माहिती मिलती है, तो ये बनता है असर्टिव सेंटेंसेस। मे योर प्रॉस्परस इन लाइफ ये बनता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। लेट्स सी द क्वेश्चन 4 सॉर्ट आउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हमें यहाँ पे ढूंढने हैं। तो सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। वाक्य का जो कर्ता होता है उसे कहा जाता है सब्जेक्ट। यानी कि अगर मैं बोलूं कि आरव एप्पल खा रहा है, तो कौन खा रहा है, आरव, तो वो बना सब्जेक्ट, और बाकी का जो पूरा सेंटेंस है उसे बोलते हैं प्रेडिकेट। लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस पीटर एंड यू शुड वर्क हार्डर। यहाँ पे पीटर एंड यू सब्जेक्ट है और शुड वर्क हार्डर प्रेडिकेट। सेकेंड सेंटेंस इज द बॉय वॉज ड्रेसिंग अ किड। द बॉय
is a subject and was dressing a kid is a predicate. Let's see the next question. Question 5. Circle the conjunctions in the sentences. Unless it rains this year, we will be faced with water scarcity. यहाँ पे conjunction बनता है unless. Second sentence is I will call you when I am ready. यहाँ पे conjunction है when. Third sentence is you need not wait until I come back. यहाँ पे until. Fourth sentence people often migrate from villages to cities because life in the village is very hard. यहाँ पे 3 conjunctions हमें एक ही वाक्य में दिए गए हैं. पहला है from, to and third one is because. Let's see the question 6. Complete the following sentences using correct conjunction. Sentences the plants have survived blank this summer has been served. यहाँ पे हमने लिखा है conjunction because. जो पहला सेंटेंस है उसमें कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, इसीलिए मैंने उसका आंसर नहीं लिखा है. The third one is blank she decorated the cake, the other watched in admiration. Until. Question number 7. Rewrite the words in proper order and make complete sense. Put capital letters and full stop where required. यहाँ पे हमें ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं वो योग्य ऑर्डर में नहीं है, तो एक तो हमें उसको योग्य ऑर्डर में लिखना भी है, कैपिटल लेटर्स भी यूज करना है और योग्य विराम चिन्ह भी लिखते जाना है. ठीक है, तो हम हमेशा किसी भी सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो वो शुरुआत होगी सब्जेक्ट से. लेट्स सी द सेंटेंस फर्स्ट. रीडिंग द बुक्स चिल्ड्रन आर. यहाँ पे देखिए कौन बुक पढ़ रहा है, तो चिल्ड्रंस. तो हम चिल्ड्रंस से वाक्य की शुरुआत करेंगे, चिल्ड्रंस. देन हम उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद वर्ब. तो वर्ब क्या है, बच्चे क्या कर रहे हैं, तो आता है आर रीडिंग. और क्या पढ़ रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट है, तो आता है द बुक. याद रखना बच्चों, इंग्लिश के सिंपल सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. देखिए सेकंड सेंटेंस. ज्योति रूम द कम इनसाइड. यहाँ पे किसको कहा गया है, तो ज्योति को. सेंटेंस की शुरुआत होगी ज्योति से और जे लिखना है हमें कैपिटल. ज्योति कम इनसाइड द रूम. नेक्स्ट क्वेश्चन 8. फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन और द. ध भी बोलते हैं और दी भी बोला जाता है. अगर आर्टिकल टी एच ई के बाद स्वर आता है तो हम उसे बोलेंगे दी, और आर्टिकल टी एच ई के बाद व्यंजन आता है तो हम उसे बोलेंगे ध. लेट्स सी. The short stories written by Tagore are interesting. He found a 1 rupee coin in the park. देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको जो जनरली सिखाया गया होता है कि A-E-I-O-U के आगे N लिखना है. ये गलत बात है बच्चों, हम उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे. और अगर प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण स्वर से होगा तो हम N लिखेंगे, और उच्चारण व्यंजन से होगा तो हम A लिखेंगे. यहाँ पे O दिखाई देता है आपको ब्लैंक के बाद, पर हम उसे बोलते हैं व न, यानी कि व से शुरुआत हुई जो कि व्यंजन है, इसलिए हमने लिखा आर्टिकल अ. थर्ड सेंटेंस. जिया लेफ्ट हर हाउस ब्लैंक हवर एगो. यहाँ पे हवर ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, भले ही एच लिखा है हमें बोलना है अवर. और देखो यहाँ पे एच है पर हम बोले क्या, अ से शुरुआत हुई यानी कि स्वर से हुई, इसलिए हम लिखेंगे एन. आई फाउंड अ पर्स. द पर्स वॉज लाइंग अंडर द टेबल. यहाँ पे पहली बार जब पर्स की बात की गई तब हम ए या एन लिखेंगे, जो भी लागू पड़ता हो. ठीक है, और अगर उसी चीज का उल्लेख सेंटेंस में दूसरी बार आता है तो दूसरी ब्लैंक में आएगा द या दी. ओके ठीक है, चलो देखते हैं 5वीं खाली जगह, और उसमें 5वीं ब्लैंक में है खाली जगह. बस पार्क्ड आउटसाइड आवर स्कूल हैज अ पंचर टायर. यहाँ पे हमें एक डेफिनेट स्पेस दिया गया है कि बस कहाँ है, और जब भी हमें कोई निश्चित जगह दी गई होती है या निश्चित चीज की बात की गई होती है तब आर्टिकल द लिखा जाता है. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 9. राइट सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब. द फर्स्ट वर्ब इज ट्रेव, उसका पास्ट टेंस होता है ट्रू. लेट्स सी क्वेश्चन 10. Complete these sentences by using the correct form of the verb in bracket. Anita's work blank the
विमल्स। यहाँ पे दो लोगों की कंपैरिजन की गई है कि अनीता का वर्क है वो विमल से ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और जब ऐसे दिया गया होता है, दो की कंपैरिजन होती है और एक अच्छा होता है, तो या तो हम जो हमें फॉर्म दिया गया है उसके पीछे ER लगाएंगे और या तो आगे मोर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बनता है मोर नीड। सेकेंड ब्लैंक इज सी इज ब्लैंक पर्सन आई हैव एवर मेट। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री बनती है क्योंकि मैंने इतनी अच्छी स्वीट लड़की कभी देखी नहीं है। तो यहाँ पे जब भी सुपरलेटिव डिग्री बनती है तब फॉर्म के पीछे EST लगाया जाता है, इसलिए हमें स्वीट को बनाना है स्वीट टेस्ट, ठीक है बच्चों। चलिए अब क्वेश्चन 11। Rewrite this sentence using a different degree of comparison. Make sure that the meaning doesn't change. 3 डिग्री होती है बच्चों, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया गया होता है और हमें उसे दूसरी डिग्री में कन्वर्ट करना है, पर हमें ये खास ध्यान रखना है कि उसका मीनिंग वही रहना चाहिए। फर्स्ट सेंटेंस इज नो बुक इज एज यूजफुल एज अ डिक्शनरी। ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है और हम उसे बना रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री। अ डिक्शनरी इज मोर यूजफुल देन एनी अदर बुक। Second sentence is the world had not seen a better batsman than Don Bradman of Australia. ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है और हम उसे बना रहे हैं पॉजिटिव डिग्री में। Answer is Don Bradman of Australia is better than any other batsman of the world. Question 12. Write any composition from the given topics. यहाँ पे हमें 2 टॉपिक्स दिए गए हैं, पहला है द जवान एंड दूसरा है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन। बच्चों ये आंसर दोनों क्वेश्चन 12 का और क्वेश्चन 13 का दोनों मैंने बाद में लिखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 13 में आपको लेटर लिखना है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट द राइजिंग प्राइसेस। ये दोनों टॉपिक्स हम लास्ट में देखेंगे। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14। रीड द गिवन पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस 5 मार्क्स। हमें ये पूरा पैराग्राफ ठीक से पढ़ना है और बाद में इसमें से पूछे गए क्वेश्चंस का हमें आंसर्स देना है। लेट्स रीड द सेंटेंस पैराग्राफ। Once upon a time, there was a little boy who became very ill. He had to spend all day in bed. There wasn't much he could do except look out of the window. One day, he saw a strange sight outside the window. It was a penguin eating a sandwich. The penguin squeezed in through the open window and said, "Good afternoon." The little boy didn't tell anyone about this because who would have believed him? Every morning, strange characters ended up putting joy back in his heart and his body. Before long, it had improved so much that he was able to go back to school again. There he got to talk to his friends and tell them all the strange things he had seen. When he was talking to his best friend, he saw something sticking out of his friend's school bag. His friend what it was, and he was so insane that finally his friend had to show him what was in the bag. There inside were all the fancy dress suits and disguises that his best friend had been using to try to cheer up the little boy. From that day, the little boy always did his best to make sure that no one felt sad and alone. यहाँ पे जो पूरी स्टोरी है उसे हम जल्दी से हिंदी में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो एक बच्चा है जो बहुत ही बीमार हो गया है और वो बाहर नहीं जा रहा है। उसे बेड में ही पूरा दिन रहना पड़ता है, पर उसकी जो बेड है उसके पास एक विंडो है और उससे वहाँ बाहर झांकता रहता है। एक दिन अचानक से ही पेंगुइन आ जाता है, उसे बोलता है गुड मॉर्निंग, और उसके बाद तो हर सुबह कोई ना कोई अलग अलग आता रहता है और उसे गुड मॉर्निंग कहता है। पर ये बच्चा सोचता है कि मैं अगर किसी को ये सब बताऊंगा तो भी कौन मेरा यकीन करेगा, इसलिए वो किसी को ये बात नहीं दिखाता। पर धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक होने लगती है और वो एक दिन स्कूल जाता है जहाँ उसे उसका अपना बेस्ट फ्रेंड मिलता है। वो उसे ये बात बताता है, पर तभी उसकी नज़र पड़ती है उसके स्कूल बैग की तरफ और उस स्कूल बैग में बहुत सारे कपड़े थे। पेंगुइन
बच्चे को तब पता चलता है कि ये तो मेरा ही बेस्ट फ्रेंड था जो अलग अलग लिबास पहन के मुझे खुश रखने के लिए आया करता था। उसके बाद ये नन्हा बच्चा सोचता है कि आज के बाद मैं भी हर कोई को किसी न किसी रूप से खुशी देने का प्रयत्न करता रहूँगा। चलिए आप इसमें से पूछे गए क्वेश्चंस का हम आंसर देते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज द बॉय सैड? बच्चा क्यों उदास था? द आंसर इज the boy was sad because he was ill and he had to spend all day in bed. The second question is which animal did he see one day near his window? The answer is one day he saw penguin near his window. The third question is why didn't the little boy tell anyone about what he saw? The answer is the little boy didn't tell anyone about this because no one would believe him. The fourth question is while talking to his friend, what did the boy see? The answer is while talking to his friend, the boy saw something sticking from his best friend's bag. The fifth question is what was inside the school bag of the boy's friends? And the answer is there inside the school bag of the boy's friend were all the fancy dress suits and disguises that his best friend had been using to try to cheer up the little boy. Let's see the next question. Question 12 जो कि कंपोजिशन लिखना था और हमने वो क्वेश्चन पहले छोड़ा था। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन। टाइम यानी कि समय और टाइड इसका मतलब दरिया में आने वाली भरती और ओट। सागर में जो भरती आती है उसे इंग्लिश में टाइड किया जाता है। लेट्स सी द कंपोजिशन। अ पर्सन हु इज लेजी इमेजिन्स दैट he or she has all time in the world. However, this is not so. There is a saying that time and tide waits for no man. Tide have their fixed timing and do not wait for anybody. Similarly, time waits for no man. The clock keeps on ticking. If we do not use every minute to do something worthwhile, we are simply wasting our life. They say, never put off for tomorrow what you can do today. So let us respect the time. Question 13 जो कि हमें लेटर लिखना था एक न्यूज़पेपर के एडिटर को बढ़ती हुई महंगाई के बारे में। ठीक है, तो चलो लेटर देखते हैं। 24 तिलक नगर, न्यू दिल्ली, डेट 14 December 2019. The editor, The Hindustan Times, The New Delhi. Subject, high price of rising price. Sir, I shall be grateful to you if you give me a little space in your estimate daily. I would like to express my concern about high price of essential commodities. The price of all essential goods rising day by day. It has become impossible for a large number of middle class family to buy commodities like rice, wheat, dal, oil, spices and other vegetables. Medicines also gone beyond the reach of middle class. I request to the government to take a powerful step to punish the hoarders and bring price of basic needs of life. Thanking you, Press Rajkot, date 14 December 2019. एंड लास्ट में हमें लिखना है योर्स प्योरली पूनम। थैंक यू एवरीवन। हाँ, अगर आपको कोई टॉपिक के बारे में हमारे वीडियो की ज़रूरत है तो हमें उस टॉपिक का नाम और स्टैंडर्ड लिख के भेजिए। हम वो वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। जय भारत।